हेलो भाइयों और उनकी बहनों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का एक और चैप्टर जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलिए इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को एंड कर देते हैं और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड में आ सकते हैं सब इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ गाइस, एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है वो होता क्या है, मतलब उसमें हम किस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है एक तरह का एनालिसिस। एनालिसिस समझते हैं, किसी चीज़ को सीखना या उसकी जांच करना। ठीक है, आपको कोई सब्सटेंस दे दिया गया और आपसे पूछता है कि उसमें कौन सा कैटायन या मतलब कौन सा ऐसा आयन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको कैटायन कहते हैं। इसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, सब आप एक सब्सटेंस को देख करके समझ सकते हैं। उसका क्वालिटी कैसा है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, ये सब के आधार पर इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे कैटायन का एनालिसिस करना मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, स्टार्ट करने से पहले आप समझिए कि जितने भी कैटायंस होते हैं वो होते हैं कलरलेस, एक्सेप्ट अब इसमें कुछ ऐसे कैटायन हैं जिसको आपको पढ़ना है और उनके कलर आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं कैटायन की बात करूँगा तो सबसे पहले कैटायन है क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन मतलब होता है कॉपर का आयन, वो होता है ब्लू कलर का। फेरस आयन जो कि होता है, देखिए अब फेरस होता है आयरन, ठीक है। आयरन में भी आपको दो तरह के आयंस मिल जाएंगे, एक फेरस एक फेरिक। फेरस वाला होता है 2+ वाला और फेरिक होता है 3+ वाला। देखिए ROUS जब करेंगे तो 2+, RIC करेंगे तो 3+। और फेरस का जो कलर होता है इनिशियल वो ग्रीन कलर का होता है या फिर लाइट ग्रीन, और फेरिक का जो होता है वो येलोइश कलर होता है, येलोइश ब्राउन। निकल का जो होता है वो ग्रीन होता है। अब देखिए निकल, क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह आते नहीं सिलेबस में। सिलेबस में बेसिकली हमारा कॉपर होता है और ये आयरन के दो होते हैं, ठीक है। एनायन की बात अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि एनायन यहाँ पे सारे कलरलेस हैं, एक्सेप्ट कुछ हैं जो कि कलर्ड होते हैं, जैसे परमैग्नेट आयन या डाइक्रोमेट आयन या क्रोमेट आयन। तो इसका भी इतना इसमें यूज़ होता नहीं है। अभी बेसिकली हमें जो इसमें ध्यान में रखना होता है वो होता है क्यूप्रिक आयन का, फेरस और फेरिक का। अब जो एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। मतलब उन सॉल्ट्स का, उन आयंस के सॉल्ट का NaOH के साथ रिएक्शन, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NH4OH के साथ रिएक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैल्शियम आयन का NaOH के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं। तो एक हम कैल्शियम का कैल्शियम का सॉल्ट ले लेते हैं। तो हम सॉल्ट यहाँ पे लिए हैं कैल्शियम नाइट्रेट। जब कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं एक साथ, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वाइट PPT होता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन रिएक्शंस में क्या है, आपको ये याद रखना होता है कि जब जब हम इसे एक स्मॉल अमाउंट में डालेंगे और एक एक होता है कंडीशन जब हम इसे एक्सेस में डालेंगे, तो क्या PPT बनेगा, किस कलर का बनेगा, उसके बेसिस पे आपको कैटायन और एनायन जो है आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जैसे कैल्शियम नाइट्रेट प्लस NaOH है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाइट PPT है, ठीक है, बन रहा है, और उसके साथ सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट बन रहा है। अब इसी को जब हम एक्सेस में डाल देंगे NaOH मतलब इसमें कैल्शियम नाइट्रेट में, तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है और थोड़ा इनसॉल्युबल रहता है। तो इनसॉल्युबल मतलब आपको उस जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपको दिखेगा, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और थोड़ा सा आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर आते हैं हम आयरन पर। आयरन में जैसे मैंने बताया फेरस होता है, फेरिक होता है। फेरस जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि डर्टी ग्रीन जेलेटिनस PPT। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डर्टी ग्रीन PPT निकलता है, इससे आपको पता चलेगा कि ये फेरस है। और अगर वही सेम चीज़ करने पे रेडिश ब्राउन PPT निकलता है, ठीक है, तो वो फेरिक आ जाएगा। फेरस के साथ डर्टी ग्रीन और फेरिक के साथ आपका हो जाता है रेडिश ब्राउन। एक्सेस में आप डालेंगे तो दोनों इंसॉल्युबल होता है, ठीक है। कॉपर, अभी मैं आपको बताऊंगा आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो चिंता ना करिए। कॉपर का अगर सॉल्ट देखें तो हम यहाँ कॉपर सल्फेट लिए हैं, इसको जब ऐड करेंगे NaOH में तो बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड एक पेल ब्लू PPT बनाता है, मतलब थोड़ा सा लाइट ब्लू रहेगा। और जब हम इसे एक्सेस में, मतलब NaOH को एक्सेस में डालेंगे तो बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन बन जाता है जिसे हम इनकी ब्लू सॉल्यूशन कहते हैं। और
इंकी ब्लू इसलिए बनता है क्योंकि, नहीं कुछ गलत हो गया यहाँ पे, इंकी ब्लू इसमें नहीं बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड में नहीं, यहाँ पे ये आपका जो कॉपर रहेगा ये इनसॉल्युबल रहेगा, मतलब पेल ब्लू जो है इनसॉल्युबल हो जाएगा। आपका ये जो मैं बता रहा हूँ ना इंकी ब्लू, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बनेगा, जहाँ पे वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो वो अभी नहीं, अभी यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे ये सबसे पहले पेल ब्लू बनेगा, फिर एक्सेस में भी डाल देंगे तो वो इनसॉल्युबल ही रहेगा। फिर आते हैं जिंक पर। हाँ, जिंक और लेड में यहाँ पे बहुत अच्छे रिएक्शंस आते हैं। एक आता है जिंक के साथ आपको देखने को मिलेगा जिलेटिनियस वाइट पीपीटी, ऐसे जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, उसको हमने ऐड किया NaOH में। NaOH में जब आप ऐड करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट जिलेटिनस पीपीटी होता है। जब इसी में हम एक्सेस NaOH डालते हैं तो ये पीपीटी जो होता है सॉल्युबल हो जाता है, मतलब वाइट पीपीटी इसका हट जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है जब हम एक्सेस में डाल दिए तो ये सॉल्युबल हो जाएगा और बना लेगा क्या, सोडियम जिंकेट। अब सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो Na2ZnO2 होता है। सोडियम जिंकेट देखिए, आपको बेसिकली अगर रिएक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप नाम याद रखिए और उसका आप थोड़ा बहुत मतलब देखिए कि उसमें इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे जिंक के साथ वाइट जिलेटिनस पीपीटी हो सकता है, इस तरीके से आपसे पूछा जाए, क्योंकि कैटायन एनायन ज़्यादा पूछा जाता है। रिएक्शन अगर आप पूरा कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, और रिएक्शन आप करिएगा और आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड में ना पूछा जाए लेकिन होम एग्जाम्स में पूछे जा सकें, जैसे प्री बोर्ड में। फिर आते हैं लेड सॉल्ट पर। लेड भी सिंपल वही सेम रिएक्शन शो करता है, लेकिन इसमें चौकी वाइट पीपीटी बनता है। लेड की ये खास बात है, इसमें चौकी वाइट पीपीटी बनेगा जो कि लेड हाइड्रोक्साइड का होगा। ये भी सॉल्युबल हो जाएगा और बना लेगा सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सॉल्ट के साथ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अमोनियम सॉल्ट के साथ सिंपल ये यहाँ आप देखिए अमोनिया गैस को रिलीज़ कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है, ठीक है। रिएक्शन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यही रिएक्शन आपको अमोनिया चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्योंकि ये अमोनिया का प्रिपरेशन है। एक हम अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट वाटर और अमोनिया बनता है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह हमने NaOH ले लिया है, तो वही बात है, सिंपल अमोनिया ही बनेगा। तो ये उस प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप याद कैसे करेंगे, देखिए इसमें दो ही तरह से सॉल्युबल हो रहा है, एक आपका जिंक के साथ और एक लेड के साथ। तो आप याद रखिए कि NaOH में जिंक और लेड सॉल्युबल होता है। अब आते हैं अमोनिया में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अमोनिया नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट ही नहीं बनाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि OH आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है, आयनाइज कर नहीं पाता है। मतलब जब ये आयनाइज होता है NH4OH तो बहुत कम, मतलब जो OH माइनस आयन है वो उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। हमने जाना कैल्शियम सॉल्ट में कोई भी चीज़ें मतलब नहीं निकलती हैं, मतलब प्रेसिपिटेट ही नहीं निकलता है कैल्शियम के सॉल्ट में। अब आते हैं आयरन पर। आयरन पे देखिएगा तो वही सेम रिएक्शन, डर्टी ग्रीन आपका फेरस के साथ और रेडिश ब्राउन फेरिक के साथ। डर्टी ग्रीन पीपीटी होता है इनसॉल्युबल, रेडिश ब्राउन पीपीटी भी इनसॉल्युबल एक्सेस में। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया हमारा NaOH का, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब कॉपर में यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। कॉपर पहली बार में तो पेल ब्लू पीपीटी बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का, जब हम इसे लिटिल अमाउंट में डालेंगे, लेकिन जब एक्सेस में डाल देते हैं तो ये पेल ब्लू पीपीटी सॉल्युबल हो जाता है। क्या बना लेता है, एक डीप ब्लू इंकी सॉल्यूशन, इंकी ब्लू सॉल्यूशन इसे हम कहते हैं, आप इसे डीप ब्लू भी कह सकते हैं। बना लेता है टेट्रा अमाइन। अमाइन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, AA होता है, मतलब टेट्रा के साथ TRA एक हो गया। इस स्पेलिंग में इंपॉर्टेंट है कि MM होता है, AA नहीं MM होता है। टेट्रा अमाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, कई जगह पे आपको सिंगल M मिलेगा, वैसे बुक में MM है तो आप MM लीजिएगा। टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपने इतना पढ़ लिया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहा, हमारा कॉपर वाला इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, एक कैल्शियम का, कि कैल्शियम का कोई पीपीटी नहीं बनता है। फिर जिंक के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जिंक जो है आपका सॉल्युबल हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और लेड आपका सॉल्युबल नहीं होगा। जिंक के साथ देखेंगे तो क्या होगा कि वाइट जिलेटिनस पीपीटी बन जाएगा। जब जिंक सल्फेट प्लस NH4OH डालेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बना,
और ये सॉल्युबल इस तरीके से हो जाता है क्योंकि ये जो जिंक है ये अपना भी एक सॉल्ट बना लेता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसे टेट्रामाइन जिंक सल्फेट कहते हैं, ठीक है। ये कलरलेस हो जाता है, मतलब जिलेटिनस जो उसमें पीपीटी बन रहा है ये सॉल्युबल हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लेड सॉल्ट पर। लेड इसमें कोई ऐसा मतलब नहीं दिखाएगा, चौकी वाइट पीपीटी पहले बनेगा, जब एक्सेस में डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल ही रहेगा, मतलब चौकी वाइट पीपीटी आपको उस सॉल्यूशन में दिखेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से आप किस तरीके से आप पढ़ेंगे, ये दोनों पेज आप किस तरीके से पढ़ेंगे। आप सबसे पहले देखिए अमोनिया में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, अमोनिया में देखेंगे तो कॉपर जिंक जो है सॉल्युबल हो रहा है, और वहीं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में कॉपर नहीं, जिंक और लेड सॉल्युबल हो रहा है। तो ये दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हो गई और ये दो चीज़ इसमें, बाकी सब इनसॉल्युबल रहेंगे। आपको कलर देखना पड़ेगा, इस चैप्टर का यही मतलब है कि आपको कलर के तरीके से याद कराया जाए कि क्या पीपीटी का क्या कलर है। तो इसमें तो इतनी चीज़ें आती हैं, अब एग्ज़ाम में यही सेम चीज़ पूछी जाएगी जो मैंने आपको बताया। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और आता है, एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, चाहे वो अब देखिए एम्फोटेरिक तीन यहाँ पे हमें एम्फोटेरिक सब्सटेंस पढ़ने हैं। सब्सटेंस क्या, पहले हम वो एलिमेंट देख लेते हैं जो कि एम्फोटेरिक है। पहला हो गया जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। अब इनके जितने सब्सटेंस बनेंगे सारे एम्फोटेरिक होंगे। अब एग्ज़ाम में आ गया लेड हाइड्रोक्साइड को हम NaOH के साथ रिएक्ट करा दिए, या फिर सिंपल लेड को ही हम NaOH के साथ रिएक्ट करा दिए तो Na2PbO2 बना दिया, सोडियम प्लम्बाइट और H2 गैस निकल गया। तो यहाँ पे तो सिंपल आपको इस तरीके से याद रखना है। वैसे आप इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जिंक, लेड और एल्यूमिनियम ये तीनों जो है एम्फोटेरिक होते हैं, ये आप याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है देखिए चार्ट में। देखिए इसके सारे हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड को हम जब एसिड या फिर एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर ही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। हाँ, तो ऐसे हमारा फिनिश हो जाता है चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। गाइज यार चैप्टर तो हो चुका है फिनिश, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है उसको आप जब तक लगाएंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। एक बार आप इसमें से पढ़ लिए हाँ इसका ये हो गया, नहीं, आपको क्वेश्चन लगाना है, वरना आपसे वहाँ क्वेश्चन नहीं हिलेगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में देगा। तो जब तक आप 10 ईयर्स नहीं लगाते हैं, आपको 10 ईयर्स लगाना मस्ट है। 10 ईयर्स लगाइए ताकि आपको पता तो चले कि हाँ पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए किस तरीके से हैं, और मैं जो पढ़ रहा हूँ ये क्या सही तरीका है पढ़ने का। और मोल कॉन्सेप्ट पर एक टॉपिक हमारा बच गया था जो कि था परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला, और एक जो टेबल बना करके जो होता है ना जिसमें इंपेरिकल हमारे रेशियोज निकल जाते हैं वो, और एक होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, जो कि एक बहुत इजी फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको कुछ भी निकाल। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताना है, उससे आपके जितने क्वेश्चन है कहिए तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, मतलब वैसे तो वीडियो बनाऊंगा, उसी वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन जो करके दिखा दूंगा, और वो दोनों आपके प्रीवियस ईयर होंगे, ताकि मतलब आपको समझ आ सके, आप भी उन क्वेश्चंस को लगा सकें। ऐसा आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। केमिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका है, आप रिएक्शन को एक बार आप पढ़ लिए तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, भले आप कितने उसमें मास्टर हो जाए, आपको रिएक्शन अगली बार पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप उसे पढ़ के विथ बैलेंस याद नहीं करेंगे, देखिए जब तक आपका सेशन लास्ट तक पहुंचेगा, अगर आप अच्छे से इक्वेशंस को पढ़े हैं तो बैलेंसिंग आपको पहले ही याद हो जाएगी, ठीक है। जब आप इक्वेशन लिखेंगे खुद से पेन से तो आपको पता चलेगा हाँ इसके साथ तो ये वाला नंबर लगता है। अभी जैसे मैं आपको नाइट्रिक एसिड में बताऊंगा कि कैसे हम कॉपर, ठीक है, कॉपर और कार्बन सल्फर के साथ हम कैसे HNO3 को रिएक्ट कराते हैं, और उसमें कितने HNO3 लगाएंगे, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, ये पूरा बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। वो सब अगर वीडियो देखना है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, ताकि पता चले कि हाँ आपको देखना है वीडियो। वैसे तो मैं वीडियो डाल ही दूंगा, और अभी नहीं तो कुछ समय बाद, क्योंकि अभी आपके पहले टर्म में मुझे नहीं लगता नाइट्रिक एसिड वगैरह आएगा। पहले में तो ज़्यादातर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह आता है, क्योंकि शुरू के यही सारे चैप्टर्स होते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स ईजी आप लोग कर सकते हैं। हाँ मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता दूंगा अच्छे से। और अब आते हैं थोड़ा सा, अब हम वीडियो बनाएंगे उस पर, बायो पर बनाएंगे, ठीक है। बायो में कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फोटोसिंथेसिस पे इसके बाद यही वीडियो पड़ेगी फोटोसिंथेसिस वाली, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आपके फर्स्ट टर्म में आ भी सकता है।
फोटोसिंथेसिस, और एक चैप्टर और बचता है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पढ़ के जा सकते हो एग्जाम में, और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, क्योंकि मैंने भी सेम चीज़ स्ट्रैटेजी यही फॉलो की है अपने प्री बोर्ड्स के लिए। तो वैसे ही करके मैं मतलब नंबर लाया हूँ, ठीक है। और अगर आपको, अब आपको क्या मैं बताऊँ, सारे चैप्टर्स हो रहे हैं फिज़िक्स में। देखिए फिज़िक्स में आपका शुरू से चैप्टर है, देखिए सबसे कठिन तो आपको देखने को मिलेगा शुरू में। पहला आपका हो जाता है मशीन। देखिए मैंने टर्निंग फोर्स पे बना दिया वीडियो। मशीन बहुत इजी चैप्टर, वो आप खुद से कर लेंगे। मशीन के बाद हमारा आ जाता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हमें वहाँ पे क्या है ना, न्यूमेरिकल्स और वैल्यूज़ रिलेशनशिप हमें याद वहाँ पे रखना होता है। एसआई का विथ सीजीएस, या फिर इसकी कितनी वैल्यू होती है, जैसे किलो वाट आवर, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये हो गया हमारे 3 चैप्टर फिनिश। चौथा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा हीट वाला। हीट या फिर आप उसको कैलोरीमेट्री कह सकते हैं, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम ही कैलोरीमेट्री है, कहने की बात ही क्या है। तो कैलोरीमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल का। ये तो मैं इतना ईजी तरीका बताऊँ न्यूमेरिकल का आपको करने का, जो कि मैंने फॉलो किया अपने फिजिक्स पेपर में, और मैं मतलब कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से करके आया हूँ, और प्री बोर्ड में भी अच्छे से किया हूँ। तो अब मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा, मतलब सारे तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और बहुत इजी तरीका है, मतलब देखिए मोल कॉन्सेप्ट और कैलोरीमेट्री का मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, क्योंकि देखिए जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ इसका तो एक और तरीका है करने का। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, और काफ़ी लंबी हो रही वीडियो, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।